अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है एमडी कैट का, जिसका नाम है वेव्स। और इसके पहले लेक्चर में हमने ऑसिलेशंस को स्टडी किया। अब इसका दूसरा लेक्चर जिसमें हम वेव्स का जो बेसिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम वेव की डेफिनेशन से कि वेव क्या है और वेव मोशन क्या होता है। बच्चों वेव एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है जी, तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं द मैकेनिज़्म बाय विच वी ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। ठीक है जी, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। यानी कि बच्चों वेव्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम एनर्जी या मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इस ट्रांसफ़र के दौरान, इस ट्रांसपोर्ट के दौरान हमारा जो मीडियम होता है या मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र नहीं करते। यानी कि मीडियम, एक्चुअल जो मीडियम है जिसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उस मीडियम को एक्चुअली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट किए बगैर हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट वन टू अनदर पॉइंट। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं वेव। बच्चों वेव बेसिकली क्या है, किसी भी मीडियम के अंदर, लेट सपोज कि हमारे पास ये एक मीडियम है, ठीक है जी, इस मीडियम के अंदर हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, किसी भी मीडियम के अंदर जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो अपनी मीन पोजीशन पे रहते हुए ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। ये ऑसिलेट करता हुआ पार्टिकल जब अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ टकराता है तो उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, जिसके नतीजे में वो पार्टिकल भी ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। वो ऑसिलेट करते हुए उससे जो नेबरिंग पार्टिकल है उससे टकराता है। यूं ये डिस्टर्बेंस जो हमने एक पॉइंट पर क्रिएट की थी, ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करती जाती है। पार्टिकल्स एक्चुअली ट्रैवल नहीं कर रहे, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, लेकिन वो कोलिजन्स के ज़रिए एनर्जी और मोमेंटम को या इस डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफ़र करते जाते हैं। इस डिस्टर्बेंस का आगे ट्रैवल करना ये कहलाता है वेव मोशन। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस जब आप क्रिएट करते हैं जिसके नतीजे में मीडियम ऑसिलेट करना शुरू करता है, इस डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। और फिर इस डिस्टर्बेंस का आगे ट्रांसफ़र होना एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक, फिर उससे अगले पॉइंट तक, तो इस ट्रांसपोर्टेशन को, इस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं, इस ट्रांसफ़र ऑफ डिस्टर्बेंस को, असल में तो वो डिस्टर्बेंस ही ट्रांसफ़र हो रहा है ना, एक पार्टिकल दूसरे से टकरा रहा है, वो उससे टकरा रहा है, वो उससे टकरा रहा है, तो सारे पार्टिकल्स ही ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ से ये वेव गुजरती है वहाँ वहाँ पर जो मीडियम है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है और एनर्जी और मोमेंटम आगे ट्रांसफ़र होता जाता है। तो इस डिस्टर्बेंस का आगे ट्रांसफ़र होना बच्चों ये कहलाता है वेव। वेव की हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम वेव की एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक वाटर रेजरवायर है, ये पानी का एक पॉन्ड है, एक तालाब है पानी का, और इसके अंदर ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ जो एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बच्चों अगर यहाँ पर हम एक स्टोन गिराएँ, ठीक है जी, यहाँ पर अगर हम एक स्टोन गिराएँ तो जिस जगह पर स्टोन गिरेगा वहाँ पर जो लेयर है वाटर की वो यूं करके प्रेस हो जाएगी। ठीक है, और रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स जब वापस आएंगे तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। नतीजा क्या होगा, ये लेयर अपनी साथ वाली लेयर से अटैच है, वो साथ वाली लेयर से अटैच है, वो साथ वाली लेयर से अटैच है। जब एक लेयर के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, वो साथ वाली लेयर को डिस्टर्ब करेंगे, वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, वो साथ वाली लेयर को डिस्टर्ब करेंगे, वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। तो यूं एक वेव आपको वाटर सरफेस के ऊपर नजर आएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जब हमारे पास एक गिटार होता है, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जब उन स्ट्रिंग्स को हम प्लग करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उन वेव्स को हम कहते हैं साउंड वेव। इसके अलावा आपने देखा कि जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो बच्चों एक चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट करने से हमें
एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास वेव की, साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स ऑन आ स्ट्रिंग्स, वेव्स ऑन आ वाटर सरफेस वगैरह वगैरह। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास वेव और वेव मोशन और उसकी एग्जांपल। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव्स हमारे पास सबसे पहले आती हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स बच्चों, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर मीडियम होगा तो ये वेव प्रोपेगेट कर सकेंगी, मीडियम नहीं होगा तो ये वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकेंगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो हैं वेव्स ऑन वाटर सरफेस, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, ये भी मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है जी बच्चों, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ये भी मैकेनिकल वेव्स हैं। जो साउंड वेव्स हैं ये भी मैकेनिकल वेव्स हैं। ये वो सारी वेव्स हैं जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। आपको पता है अगर आप वैक्यूम में चले जाएं तो वैक्यूम के अंदर बच्चों साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। आप बोलेंगे भी तो आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकेगा, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं होता। तो साउंड वेव्स हो गई। इस तरह जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग एक मीडियम का काम कर रही है। अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो वेव्स भी नहीं होगी। वाटर सरफेस के ऊपर जो वेव्स आपको नज़र आती हैं बच्चों, वो उसमें जो मीडियम है वो वाटर है। अगर वाटर नहीं होगा तो वो वेव्स भी प्रोड्यूस या वो वेव्स भी प्रोपेगेट नहीं करेंगी। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आती हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऐसी वेव्स हैं जो विदाउट मीडियम भी प्रोपेगेट कर सकती हैं। इनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी टाइप्स हमने पढ़ी हैं। रेडियो वेव से लेकर, आपको याद होगा, रेडियो वेव से लेकर AM वेव्स, FM वेव्स, IR जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं, IR के बाद विजिबल, ठीक है, विजिबल के बाद UV अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद गैमा रेज। बच्चों ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइट जो है जिसको हम विजिबल बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के अंदर जिसको हम विजिबल बोल रहे हैं, ये वो लाइट है जो हमें नज़र आ रही है, रोशनी। तो आपको पता है कि रोशनी सूरज से जब ज़मीन तक पहुंचती है तो दरमियान में ये स्पेस में से भी गुजर के आती है, जहां पर कोई मीडियम नहीं है वहां से भी गुजर के आती है। सो ये वाली एम्प्टी स्पेस से जब ये गुजरती हैं तो वहां पर कोई मीडियम नहीं होता। तो इन वेव्स की प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। मीडियम हो भी तो ये ट्रैवल करेंगी, मीडियम ना भी हो तो ये प्रोपेगेट करेंगी। ये दोनों सूरतों में प्रोपेगेट करेंगी। उसके बाद जो तीसरी वेव्स हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स एसोसिएटेड होती हैं विद फास्ट मूविंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन। बच्चों फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो है ये बिहेव करते हैं लाइक वेव्स। इनके साथ जो वेव एसोसिएट, क्योंकि बच्चों जब भी वेव का वर्ड आता है ना, वेव के अंदर, वेव मोशन के अंदर कोई ना कोई चीज़ वेव कर रही होती है। जिस तरह हमने एग्जांपल दी वाटर वेव्स की, तो जब वाटर की सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो उसमें जो चीज़ वेव कर रही होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। साउंड के अंदर जो चीज़ वेव कर रही होती है वो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके अंदर जो चीज़ वेव कर रही होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो वेव मोशन के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो वेव कर रही होती है। सो मैटर वेव्स के अंदर कौन वेव कर रहा होता है? पार्टिकल्स इटसेल्फ वेव कर रहे होते हैं। तो ये वेव जो पार्टिकल के मोशन के साथ एसोसिएटेड है, इनको हम कहते हैं मैटर वेव्स या डी ब्रॉय वेव्स। ठीक है जी, तो ये वेव्स असल में प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं, जो हमारी मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन दोनों से डिफरेंट है। क्योंकि हम जब भी वेव की डेफिनेशन करते हैं हम यही कहते हैं कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, मोमेंटम ट्रांसफर करती हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स को ट्रांसफर नहीं करती। तो इस सेंस में जो मैटर वेव्स हैं इनकी नेचर हमारी आम वेव से मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप यही कहेंगे कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करती हैं, वेव्स जो हैं वो मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। तो ये तो हो गई बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्रेसिव वेव। बच्चों ये देखें, ये वाटर सरफेस में आपको वेव नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर ये जिस जगह पर वेव प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पर आपने ये डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। उस पॉइंट को हम कहते हैं सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। बच्चों जब ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो ये अपनी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे मूव करती हैं। ठीक है, ये एनर्जी को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द, एनर्जी को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, जहां पर ये प्रोड्यूस हुई हैं वहां से ये एनर्जी को कैरी करती हैं अवे, उस पॉइंट से हमेशा अवे।
ठीक है। ऐसी वेव्स को हम प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। बच्चों ये वेव भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आके ये वेव्स भी डाई आउट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है जी। लेकिन प्रोग्रेसिव हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपनी सोर्स से जहां पे ये प्रोड्यूस हुई हैं वहां से एनर्जी को कैरी करते हुए अवे मूव करती हैं और किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर ये भी डाई आउट हो जाती हैं। इन वेव्स को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती है ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव और एक हमारे पास होती है कंप्रेशनल प्रोग्रेसिव वेव। दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। बच्चों ये देखें, ये बंदा आपको नजर आ रहा है, इसने अपने हाथ में एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है। इस स्ट्रिंग का एक एंड जो है यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स है और दूसरा एंड इसके अपने हाथ में है। अगर ये अपने हाथ वाले एंड को यूं करके ऊपर नीचे जोर जोर से हिलाता है तो आपको नजर आ रहा है ये एक डिस्टर्बेंस इसके अंदर क्रिएट हो रही है। अगर ये अपने हाथ को मुसलसल हरकत देता रहे तो ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल भी करेगी जो कि एक वेव बन जाएगी और ये वेव जब यहाँ पे जाके टकराएगी इस सपोर्ट के साथ तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ जाएगी। तो बच्चों ये देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा मीडियम है, स्ट्रिंग यहाँ पर मीडियम है, हमारे मीडियम का मोशन या हमारे मीडियम की ऑसिलेशन वो इस डायरेक्शन में है, जबकि हमारे वेव का मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में है। या आप यूं कह लें कि हमारा जो मीडियम की ऑसिलेशन है वो इस डायरेक्शन में है और जो वेव का मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो देखें मीडियम के पार्टिकल्स का या मीडियम की ऑसिलेशन और वेव मोशन दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह की जो वेव्स हैं बच्चों उनको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। बच्चों आपकी जो मैकेनिकल वेव्स हैं, पीछे जो हमने पढ़ी ये मैकेनिकल वेव्स दोनों तरह की होती हैं। इसके अंदर ट्रांसवर्स भी होती हैं और कंप्रेशनल भी होती हैं। लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ ट्रांसवर्स होती हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन दोनों की ऑसिलेशन और वेव का मोशन ये परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि वेव जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर मूव करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं बच्चों ये सिर्फ ट्रांसवर्स हैं। मैकेनिकल वेव्स दोनों हो सकती हैं लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ ट्रांसवर्स हैं। बच्चों ट्रांसवर्स वेव के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स आपको बुलंदी पर नजर आ रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मीडियम आपको या मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो आपको नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहां पर दरमियान में एक लाइन लगा दूं, इस लाइन को कहते हैं बच्चों, इसको आप, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको आप मीन पोजीशन कह दें, इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कह दें, ठीक है, इसको आप मीन लाइन कह दें, जो मर्जी कह दें, ठीक है जी, इसको आप मीन लेवल कह दें। बच्चों वेव के वो हिस्से जो मीन लेवल से अबव हैं इनको पीक्स बोलते हैं या सम टाइम इनको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और वेव के वो हिस्से जो मीन लेवल से बिलो हैं, ठीक है जी, उनको हम ट्रफ बोलते हैं और सम टाइम हम उनको वैलीज भी बोलते हैं। तो बच्चों ये देखें, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। तो बच्चों एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक जो लंबाई होती है इसको बोलते हैं वेव लेंथ। लेकिन एक क्रस्ट और उसके साथ वाला जो ट्रफ होता है उसके दरमियान लंबाई को हम क्या बोलते हैं, हाफ वेवलेंथ या लैम्डा बाय 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ तक जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ के बराबर है, लेकिन क्रस्ट और उसके साथ वाले ट्रफ या ट्रफ और उसके साथ वाले क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है बच्चों ये हमारा हाफ वेवलेंथ या लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं बच्चों, ट्रांसवर्स वेव किस पे मुश्तमिल होती हैं, ये मुश्तमिल होती हैं क्रस्ट एंड ट्रफ्स के ऊपर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसी वेव्स हैं जो क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती हैं। बच्चों दूसरी वेव्स हैं हमारे पास कंप्रेशनल वेव्स। इसकी एग्जांपल आप साउंड वेव भी ले सकते हैं। मसलन ये एयर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं और यहाँ पे कोई बंदा आके इस पॉइंट पे बोलता है तो वहाँ पर उसके मुंह से एनर्जी निकलेगी जो जो एयर मॉलिक्यूल से टकराएगी, जिसके नतीजे में एयर मॉलिक्यूल ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, दूसरा अगले को, तो यूं ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करती जाएगी एनर्जी की शक्ल में। ठीक है, तो बच्चों ये देखें जिस डायरेक्शन में हमारा मीडियम ऑसिलेट कर रहा है हमारी वेव भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऐसी वेव को हम कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव कह सकते हैं। बच्चों इसके अंदर
प्रेशर इन्वॉल्व होता है। जिस तरह जो ट्रांसवर्स वेव्स थी उनमें क्रेस्ट एंड ट्रफ इन्वॉल्व थे, यहाँ पर प्रेशर इन्वॉल्व है। अब ये देखें हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का ये वाला एंड मैंने फिक्स कर दिया है और इस एंड को, ये वाला एंड जो है इसको हम पकड़ के यूं ऊपर नीचे नहीं, अब आगे पीछे यूं करके आप इसको जब मूव करेंगे तो इसके अंदर आपको प्रेशर वेरिएशंस नजर आएंगे। ये देखें, ठीक है जी। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहां पर मीडियम के पार्टिकल जो है वो क्राउडेड हो गए हैं, वो एक दूसरे के साथ साथ हो गए हैं, और कुछ पॉइंट जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन को हम कंप्रेशन या रेयरफेक्शन बोलते हैं। बच्चों जो कंप्रेशनल वेव्स हैं ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन से मिलकर बनती हैं, इसमें क्रस्ट और ट्रफ्स नहीं होते, ठीक है। तो बच्चों ये देखें, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स क्राउडेड हो गए हैं, और ये साथ में मैं वो पॉइंट्स बना रहा हूँ जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये हमारे क्रस्ट एंड हमारे कंप्रेशंस और हमारे रेयरफेक्शंस हैं। देखें जी, ये कंप्रेशन है, ये अगला कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, ये अगला रेयरफेक्शन है। बच्चों एक कंप्रेशन के सेंटर से अगले कंप्रेशन के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा ये वेवलेंथ के बराबर होता है। इस तरह एक रेयरफेक्शन के सेंटर से अगले रेयरफेक्शन के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा ये एक वेवलेंथ के बराबर होता है। लेकिन एक कंप्रेशन और उसके साथ वाले एडजेसेंट, उसके साथ वाले रेयरफेक्शन, इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये डिस्टेंस λ/2 के बराबर होगा, ठीक है। देखें ये पहला कंप्रेशन है, एक कंप्रेशन और उससे अगले कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्बडा के बराबर। इस तरह इस कंप्रेशन और इससे अगले कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ये देखें ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 लैम्बडा हो जाएगा। फिर एक कंप्रेशन और तीसरे रेयरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 लैम्बडा। इसका मतलब है कि कंप्रेशंस के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है, याद रखें, एक कंप्रेशन और उससे आगे आने वाले कंप्रेशंस के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है ये हमेशा लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल, इसको हम m लैम्बडा भी कह सकते हैं, और m जो है ये 1, 2, 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्रेशंस के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमेशा m लैम्बडा होता है, जबकि m जो है ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। ये भी समझ आ गया। अब एक कंप्रेशन और उसके साथ वाले रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 है। इस तरह एक कंप्रेशन और उससे अगले रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 λ/2 होगा। एक कंप्रेशन और फिर उससे नेक्स्ट रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 5 λ/2 होगा। इसका मतलब है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो पाथ डिफरेंस है, वो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड अप टू सो ऑन। तो आपको पता चल गया कि दो कंप्रेशन ले लें या दो रेयरफेक्शन ले लें, उनके दरमियान पाथ डिफरेंस क्या होता है, और एक कंप्रेशन और उसके साथ वाले रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो λ/2 होता है। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस लेंगे, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, तो फिर वो λ/2 के बाद 3 λ/2 के बाद 5 λ/2, आगे चल के ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई हैं बच्चों पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स जो हैं ये ऐसी वेव्स होती हैं जो रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती रहती हैं। यानी कि प्रोग्रेसिव वेव के अंदर ये था कि वेव प्रोपेगेट तो कर रही हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफर तो कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जहां पर जाकर वेव डाई आउट हो जाती हैं। लेकिन जो पीरियोडिक वेव हैं ये डाई आउट नहीं होती, बल्कि चूंकि यहाँ पर एक रेगुलर और रिदमिक एक मुसलसल ऑसिलेशन जो है वो हम अपनी सोर्स के ज़रिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से मुसलसल वेव्स इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद जनरेट होती रहेंगी और ये ट्रांसफ़र भी होती रहेंगी आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद। तो इस तरह की जो वेव्स हैं उन्हें हम प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। जो इसकी मिसाल हमारे पास ये है, लेट सपोज कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक मैस अटैच है स्प्रिंग के साथ। आप इस स्प्रिंग को यहाँ पर फ्रिक्शन और बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर दें, तो अगर आप इस स्प्रिंग को सेट कर दें इनटू ऑसिलेशन, इसको ऑसिलेट कर दें, तो ये स्प्रिंग जो है ये कॉन्टीन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसके नतीजे में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो वेव्स भी कॉन्टीन्यूस होंगी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करती रहेंगी। तो ऐसी वेव को बच्चों हम कहते हैं पीरियोडिक वेव। पीरियोडिक वेव में भी हमारे पास दो तरह की वेव्स हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। बच्चों इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि ये जो मैस है, अगर मैं इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच कर दूं, ये देखें ये मैंने स्ट्रिंग अटैच कर दिया इस मैस के साथ, तो इसका नतीजा क्या होगा बच्चों,
इसका नतीजा ये होगा कि जब ये स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग इस तरह से मूव करना शुरू कर देगी। तो इस स्ट्रिंग के अंदर यानी कि स्प्रिंग की ऑसिलेशन की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी, ये ट्रांसवर्स वेव खुद को रिपीट करेंगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद। तो इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारे पास कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स भी होती हैं। हमारे पास कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स भी होती हैं। बच्चों कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स जो हैं ये कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, ये देखें हमारे पास यहाँ पर एक क्वाइल्ड स्प्रिंग है। बच्चों एक ऐसा स्प्रिंग जिसको हमने यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिंग्स के साथ अटैच किया हुआ है यूं करके। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्प्रिंग के इस एंड पर आप फोर्स लगाते हैं या डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिसके नतीजे में ये स्प्रिंग जो है ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा हॉरिजॉन्टली यूं करके, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। नतीजा क्या होगा, यहाँ पर जो वेव या डिस्टर्बेंस आप क्रिएट करेंगे वो डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में मूव करेगी और अपने आप को रिपीट करेगी आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब मीडियम की ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में है, वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो ऑसिलेशंस हैं या ये जो वेव्स हैं ये हैं तो पीरियोडिक, लेकिन ये कौन सी पीरियोडिक हैं, ये हमारी कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स हैं। ठीक है बच्चों, तो पीरियोडिक वेव्स के अंदर भी जो दोनों टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ज़रा आ जाते हैं हम वेवलेंथ के ऊपर। अब ज़रा हम आ जाते हैं जी वेवलेंथ के ऊपर। तो बच्चों वेवलेंथ क्या होती है, हमने अभी पढ़ा। अगर हम कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हम दोनों तरह की एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखें ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। बच्चों इस ट्रांसवर्स वेव में ये जो पीक्स हैं ये क्रस्ट हैं और ये ट्रफ हैं। ठीक है, ये ट्रफ हैं हमारे। बच्चों क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर है। ट्रफ से ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर है। लेकिन एक क्रस्ट और उसके साथ मिला हुआ जो ट्रफ है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये λ/2 या हाफ वेवलेंथ के बराबर है। बच्चों अगर आप कंप्रेशनल वेव की एग्जांपल लें तो कंप्रेशनल वेव्स के अंदर हमारे पास कंप्रेशंस होते हैं, ठीक है जी, और रेयरफैक्शंस होते हैं, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन। तो एक कंप्रेशन के सेंटर से अगले कंप्रेशन के सेंटर तक या एक रेयरफैक्शन के सेंटर से अगले रेयरफैक्शन के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा होता है। लेकिन एक कंप्रेशन के सेंटर से जो साथ वाला रेयरफैक्शन है उसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो λ/2 के बराबर होता है। ये चीज़ें पेपर में MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड की बात कर लें तो बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में हमें जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, या एक साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये देखें ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे ख़त्म हो रही है, ये एक कंप्लीट वेव साइकिल है। तो इस एक कंप्लीट वेव साइकिल को पूरा करने में हमें जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, F = 1/T। इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बच्चों वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है इसको पर सेकंड बोलते हैं और इसको हम हर्ट्स भी लिखते हैं, हर्ट्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें बच्चों हमने पढ़ा कि स्पीड जो होती है, स्पीड = डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, ये देखें ये वेव साइकिल ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो जहाँ से ये वेव साइकिल स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे जाकर ख़त्म हो रहा है ये टोटल डिस्टेंस जो है ये भी वेवलेंथ के बराबर होता है। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, वेवलेंथ के। और ये जो टाइम लगेगा ए से बी तक जाने में ये टाइम पीरियड के बराबर होगा। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बराबर आ गया v = λ × 1/T। बच्चों ये जो 1/T है इसको हम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास रिलेशन बन गया v = f λ। ठीक है, v = f λ। v यहाँ पर क्या है, वेव स्पीड, f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। बच्चों ये वेव स्पीड है, ये मीडियम के पार्टिकल्स की स्पीड नहीं है, ये वेव स्पीड है। ठीक है बच्चों, तो आपने याद रखना है जब भी हम एक मीडियम से, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है बच्चों, जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है, इस रिलेशन से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, v = f λ। अब फ़र्ज़ करें कि हमें दो वेव्स को कंपेयर करना है, ठीक है, और हमें ये कहा जाता है कि दो वेव्स हैं, दोनों वेव की स्पीड कांस्टेंट है। बच्चों अगर स्पीड कांस्टेंट है
तो एफ और लैम्डा का जो प्रोडक्ट है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर दो वेव्स की स्पीड कांस्टेंट है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें ये कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है दो वेव्स की, तो रिलेशन को यूँ बन जाएगा एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अगर हमें ये कहा जाए कि दो वेव्स हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो बच्चों जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं और उनका जो आंसर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो वो दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। इसका मतलब है कि अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो जिस वेव की स्पीड ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, और जिसकी स्पीड कम होगी उसकी वेवलेंथ भी कम होगी। और अगर हमें ये कहा जाता है कि दो वेव्स की वेवलेंथ सेम है, तो ये रिलेशन बन जाएगा यूँ करके वी ओवर एफ। तो इस सूरत में अगर दो वेव की वेवलेंथ सेम है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड कम है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, लेकिन शर्त यह है कि उनकी वेवलेंथ क्या हो, दोनों की सेम हो। तो इस तरह से एक ही रिलेशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से हम घुमा फिरा के उसमें से क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़, लेकिन उससे पहले ज़रा हम एम्पलीट्यूड को भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये देखें, अगर हम मीडियम की बात करें तो ये लाइन जो है बच्चों इसको मीन लाइन बोलते हैं। अच्छा, मीन लाइन से मीडियम के पार्टिकल जब इस हाइट पे जाते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं, तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस है इसको हम या डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर हो गया जी। टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्कस हो गया, वेव स्पीड भी डिस्कस हो गया जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये है जी इन फेज़ पॉइंट और आउट ऑफ फेज़ पॉइंट जो हैं उनको किस तरह से हम डिस्कस करते हैं इन द सेंस ऑफ पाथ डिफरेंस एंड इन द सेंस ऑफ फेज़ डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी पाथ डिफरेंस, और यहाँ मैं लाइन लगा के लिख लेता हूँ जी फेज़ डिफरेंस, फेज़ डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ जी। ये देखें जी, अब इन पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए, ये है ए प्राइम, ये है ए डबल प्राइम, और ये है ए ट्रिपल प्राइम, ठीक है। अब देखें बच्चों, ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ए प्राइम, ए डबल प्राइम, ये सारे पॉइंट्स पीक्स के ऊपर हैं। इसका मतलब है कि इन सब की जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है वो एक जैसी है, वो सेम है। तो इन पॉइंट्स को कहते हैं इन फेज पॉइंट्स। अब इन फेज पॉइंट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ये देखें, एक पीक से लेकर अगली पीक तक क्या हो गया, लैम्डा। अच्छा, उससे अगली पीक तक फिर एक और लैम्डा, तो एक लैम्डा और एक और लैम्डा कितना हो गया, 2 लैम्डा, और उससे अगली पीक तक एक और लैम्डा हो गया, तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। इसका मतलब है कि वो पॉइंट्स जो इन फेज होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमेशा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यानी कि लैम्डा का कोई ना कोई इंटेग्रल मल्टीपल होता है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर में। अब देखें फेज डिफरेंस क्या है बच्चों। ये जो फेज़ है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये देखें वेव को यूं करके बनाएं तो वेव का जो एक कंप्लीट साइकिल होता है ना, इसको हम 360 डिग्री के बराबर लेते हैं, और अगर इस साइकिल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो हर हिस्सा जो है ये 90 डिग्री को या π/2 को रिप्रेजेंट करता है, और हाफ साइकिल जो है ये किसको 180 डिग्री को या पाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये पॉइंट ए जो है इससे लेकर अगले पॉइंट ए तक जाने में जो फेज़ डिफरेंस है बच्चों वो कितना होगा। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, और ये चौथा हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए और ए प्राइम के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, वो 2π है। अच्छा, अब अगले पॉइंट तक जाने में एक 2π और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4π, ठीक है जी। ये देखें, इस ए से अगले ए तक जाने में फिर यहाँ पर देखें 4 हिस्से हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और 4, फिर 2π, फिर इस ए डबल प्राइम से ए ट्रिपल प्राइम तक जाने में फिर 2π, तो ये कितना हो जाएगा 6π। तो बच्चों क्या बन गया, 2π, 4π, 6π, 8π। इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो इन फेज हैं उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा 2π, 4π, 6π या 8π होता है, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट्स हैं, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पॉइंट हो गए जी इन फेज पॉइंट, इनके दरमियान हमें पाथ डिफरेंस भी पता चल गया और इनके दरमियान हमें फेज डिफरेंस भी पता चल गया, और इनके दरमियान जो टाइम डिफरेंस है आप वो भी देख सकते हैं बच्चों। पॉइंट ए से
अगले पॉइंट ए तक जाने में जो डिस्टेंस है ये आपको पता है कि टाइम पीरियड के बराबर है, तो ये हो गया टी। फिर आगे जाने में, अगले पॉइंट तक जाने में जो वो आएगा वो 2t आएगा, तो t, 2t, 3t, 4t एंड अप टू सो ऑन। तो हमें तीनों चीज़ें पता चल गई, पाथ डिफरेंस, ठीक है जी, इसके साथ साथ फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर हमारे बच्चों के ज़हन में सवाल आ सकता है कि अगर ये पॉइंट्स इन फेज़ हैं, ठीक है जी, तो इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस क्यों है? बच्चों जो पॉइंट जिनकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम होती है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम आउट ऑफ फेज़ पॉइंट्स की बात करें तो बच्चों आउट ऑफ फेज़ पॉइंट कौन से पॉइंट हैं जिनकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, जिनकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं है। मसलन ये पॉइंट ए है और ये जो नीचे है इसको मैं पॉइंट बी कह लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बी प्राइम कह लेता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह से इसको मैं बी डबल प्राइम कह लेता हूँ, ठीक है जी। बच्चों ये देखें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी प्राइम, पॉइंट ए और बी डबल प्राइम, इनकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं है, तो ये आउट ऑफ फेज हैं। अब इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है और फेज डिफरेंस है वो क्या है? तो पहले पाथ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। बच्चों ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 होता है, ठीक है जी। अब एक क्रस्ट से अगले ट्रफ तक तो हो गया λ/2, अब यहां से यहां तक देखें ये लैम्बडा हो गया, ये λ/2। इसका मतलब है कि ए से बी प्राइम तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में इतना तो λ/2 है और इतना लैम्बडा है। अगर मैं लैम्बडा और λ/2 को जमा करूंगा तो क्या बनेगा? 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2। इसका मतलब है कि वो पॉइंट्स जो आउट ऑफ फेज हैं उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, λ/2 का ऑड मल्टीपल। m यहाँ पर क्या होगा? ऑड होगा, 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको हम m+1/2 या 2m+1 लैम्बडा भी लिख सकते हैं, जैसे ही आपका दिल करे आप उसको लिख लें। क्लियर हो गया? अगर हम फेज़ डिफरेंस की बात करें इन पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है बच्चों, अब ज़रा हम फेज़ डिफरेंस की बात कर लेते हैं इन पॉइंट्स के दरमियान। तो अब आ जाएँ जी ज़रा फेज़ डिफरेंस पर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी प्राइम है। बच्चों ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया π/2, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? π/2। तो ये देखें π/2 + π/2 कितना हो गया जी? पाई। इसका मतलब है कि पॉइंट ए और बी के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो पाई है। अब अगर हम पॉइंट ए और बी प्राइम के दरमियान देखें तो ये देखें यहाँ तक तो पाई हो गया, अब ये जो पूरा है ये पूरा 2 पाई है, तो पाई + 2 पाई जो कितना हो गया? 3 पाई। इसका मतलब है पाई, और उसके बाद फिर अगला जो फेज़ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 3 पाई आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया पाई, 3 पाई, अगला करेंगे तो वो 5 पाई आएगा, अगला करेंगे तो वो 7 पाई आएगा एंड अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेज़ डिफरेंस जो है इन पॉइंट्स के दरमियान वो पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है जी। तो m जहाँ पर है वो किसके बराबर है? 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं फेज़ डिफरेंस इज इक्वल टू m पाई। m यहाँ पर जो है वो 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन के बराबर है। उसके बाद बच्चों रिलेशन भी हम बता सकते हैं कि पाथ डिफरेंस और फेज़ डिफरेंस के दरमियान क्या रिलेशन है। फेज़ डिफरेंस जो होता है ये बराबर होता है 2πx/λ। इसमें फाई जो है बच्चों ये फेज़ डिफरेंस है और x जो है ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके साथ कुछ MCQs भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ्स, आपको पता है किसके बराबर होता है? लैम्बडा के बराबर होता है। विच मीडिया कैन ट्रांसमिट बोथ ट्रांसफर्स एंड कंप्रेशन, कौन सा मीडिया है जो दोनों वेव को ट्रांसफ़र कर सकता है? आपको पता है सॉलिड्स के अंदर दोनों वेव ट्रांसफ़र हो सकती हैं, जबकि लिक्विड और गैसेस और प्लाज्मा ये तीनों क्या हैं? ये फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड्स के अंदर सिर्फ कंप्रेशनल वेव्स ही हो सकती हैं। नेक्स्ट है बच्चों कंप्रेशनल वेव्स। कंप्रेशनल वेव्स क्या नहीं कर सकती? बच्चों कंप्रेशनल वेव्स की रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, रेयरफेक्शन भी हो सकती है, इंटरफेरेंस भी हो सकती है। कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव की पोलराइजेशन नहीं हो सकती, आपने याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम विच, अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी बुनियाद पर ट्रांसवर्स और कंप्रेशनल वेव्स को अलग अलग किया जा सकता है? बच्चों वो है पोलराइजेशन, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव की पोलराइजेशन हो सकती है जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की पोलराइजेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्रेशन, 2 कंप्रेशन या 2 रेयरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस भी वेवलेंथ के बराबर ही होता है। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
इस यूनिट का जो आखिरी लेक्चर होगा, वेव का आखिरी लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।